हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 के भूगोल के जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हम देख रहे हैं, उसी में आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके विधिवत कंसेप्ट वाइड वीडियोस हमने देखे हुए हैं, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन एमसीक्यूज भी हमने देखे हुए हैं। आज हम इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन या वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं और देखेंगे कि मानव विकास का मतलब क्या है और उसके विभिन्न आयाम क्या है। स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं चैप्टर शुरू करें, आपको एक बेहद इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देनी है, वो ये कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के कक्षा 6 से 12 तक की सारी पढ़ाई कर सकते हैं। यानी आपको यहां एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़ के हिंदी माध्यम में सभी विषयों की फ्री में आप निःशुल्क रूप से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशंस में अपने पॉइंट्स को और क्लियर कर सकते हैं और अच्छा बेहतर प्रदर्शन करके अपनी परीक्षाओं में बेहतर नंबर लाकर पास हो सकते हैं। तो सभी तक ये वीडियोस पहुंचाइए, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए और आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो है मानव विकास। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि इस पूरे टॉपिक का या चैप्टर का नाम है वो है मानव विकास। मानव विकास का मतलब यह है कि मानव को एक संसाधन के रूप में देखते हुए उसका विकास करना। अब विकास का आप ये भी अर्थ लगा सकते हैं कि कोई छोटा बच्चा है और उसको हाइट बढ़ती चली गई और वो बूढ़ा हो गया और विकास हो गया, क्या इसको आप विकास कहेंगे? देखिए, दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं जिसको पूरे चैप्टर में आपको ध्यान लेके चलना है, और वो दो जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो ये है कि एक है इंपॉर्टेंट विकास और एक महत्वपूर्ण टर्म है वृद्धि। ठीक है, एक है विकास और एक है वृद्धि, जिसको कहते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अब देखिए, इसका बेहतर अंतर क्या है, इसका मतलब क्या है, मायने क्या है। जैसे मान लीजिए कोई शहर है, उस शहर की जनसंख्या 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाती है। मान लीजिए उस शहर में लोग बढ़ते चले जाते हैं, तो वो जो कैटेगरी आती है उसको हम कहते हैं वृद्धि। क्यों? क्योंकि यहां आता है मात्रात्मक बात। मात्रात्मक का मतलब क्या हो गया? क्वांटिटेटिव टर्म की बात हो गई। मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव ग्रोथ। और जो विकास है, मान लीजिए उस शहर में अच्छी सड़कें, अच्छे पुल, अच्छी नालियां, अच्छा पर्यावरण, ये सारी चीजें, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाती है। इसका मतलब क्या है? वहां पर विकास हुआ है, क्योंकि यहां पर बात हो रही है गुण की। ठीक, यानी गुणात्मक परिवर्तन की बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है। तो जब मानव का हम कोई गुणात्मक परिवर्तन करते हैं या गुणात्मक विकास करते हैं तो वो मानव विकास कहलाता है, और उसके साथ उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी इनकम बढ़ रही है, तो एक अलग बात हो गई। तो यहां पर जब हम मानव विकास का पूरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो हम मानव के या जनसाधारण के जो गुणात्मक परिवर्तन उसके जीवन में हो सकते हैं, जो उसके जीवन में क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो सकती हैं, या उसके जीवन की जो गुण को संवारना और उसके नए नए संभावनाओं को तलाशना, उसमें मदद करना, इस प्रक्रिया को जब हम अपनाते हैं तो उसको हम मानव विकास की संज्ञा में रखते हैं। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज ऑल टुगेदर अ क्वालिटेटिव पॉजिटिव चेंज इन द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। जब आप उसके पर्सनैलिटी में कोई क्वालिटेटिव या गुणात्मक परिवर्तन करते हैं, अब वो गुणात्मक परिवर्तन कई तरीके से हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा दे रहे हैं, बेहतर शिक्षा की सुविधा दे रहे हैं, बेहतर उसका कौशल विकास कर रहे हैं, जिसको स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, उसको एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए अच्छे गुण उसके अंदर डाले जा रहे हैं, उसकी कार्य क्षमता या उत्पादकता को बढ़ाया जा रहा है ना। तो ये सारी जितनी आप एग्जांपल सुन रहे हैं, ये सब मानव विकास का भाग हो जाती है। तो आइए एक एक करके इसकी भूमिका को समझते हुए एक बार में उस पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। तो मानव विकास वह प्रक्रिया है, यानी वह पूरा प्रोसेस है जिसके द्वारा जन सामान्य के विकल्पों का विस्तार किया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विकल्पों का मतलब क्या हुआ? तरह तरह के अवसर, अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस। जैसे मान लीजिए, मैंने जब कॉन्सेप्ट वीडियोस भी आपको बताए थे इस चैप्टर के, तो मैंने आपको एक चीज क्लियर किया था कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वो लोहार का बेटा हो, लोहे वाले का काम करता हो और उसका बेटा भी वही काम करे। तो उसका क्या हुआ? उसके पास बहुत विकल्प नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे? लोगों के नए नए विकल्पों की तलाश कराएंगे। यानी अगर आप किसी बढ़ई के बच्चे हैं, अगर आप किसी लोहार के बेटे हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको जीवन में वही करना है, आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को तैयार करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हम क्या करेंगे? आपका स्किल डेवलपमेंट करेंगे, आपको नई नई चीज, आपको नई मशीन चलाने के बारे में सिखाएंगे, आपको हो सकता है बेहतर शिक्षा देकर इंजीनियर बना दें, डॉक्टर बना दें, यानी आपके नए नए विकल्पों का हम विस्तार करेंगे। ये मानव विकास की प्रक्रिया है।
इसके द्वारा कल्याण के उन्नत स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। तो जब आपके कई सारे विकल्पों का हम विस्तार करेंगे, यानी आपके पास जीवन में केवल एक ऑप्शन नहीं रहेगा, आप कई काम कर सकते हैं, तो आपका कल्याण होगा या आपका जो वेलफेयर है वो और बेहतर से हो सकता है। यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात यहां की जा रही है। जो आपके अवसर हैं, आपके जो विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, उसको और डाइवर्सिफाई किया जाए, आप कई क्षेत्रों में अच्छा काम कर सकें। इस प्रकार के सिद्धांत न तो सीमा से घिरे होते हैं और न ही स्थिर रहते हैं, यानी न ही इनकी कोई लिमिट होती है। यह भी इंपॉर्टेंट है। इनका क्या होगा, आपस में कोई लिमिट नहीं होगा इनका, यानी इनको विस्तृत करने के लिए, इन सीमाओं को विस्तार करने के लिए या इन विकल्पों को और अच्छा रास्ता देने के लिए कोई लिमिट नहीं होगा। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कई मोड में दे सकते हैं, आप इसको कई तरीके के नए नए आइडियाज, इनोवेशंस के थ्रू इसको कर सकते हैं। और ना ही ये स्थिर रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये एक जगह पर स्थिर रहे कि ठीक है हम इतना ही विकास करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। भाई किसी के टैलेंट को, किसी के बेहतर उज्जवल भविष्य को आप कितना ऊपर ले जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब ये जो पूरा चैप्टर है, ये कंसेप्ट जो पूरा बेस्ड है वो इन दो कंसेप्ट पर बेस्ड है। पहला, क्या वृद्धि और विकास का एक ही अर्थ है, यानी क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब एक ही होता है। दूसरा, क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी पहला सवाल तो ये आ जाता है कि क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट एक बात है, तो यहां तो आपत्ति हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी विकास और वृद्धि एक नहीं है। विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन है, विकास में वृद्धि जुड़ी होती है। ठीक है, आप अगर जैसे मान लीजिए किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो ये वहां की वृद्धि है, क्योंकि यहां मात्रात्मक क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जीडीपी ही बढ़ना विकास ऐसा नहीं है। विकास से क्या होगा, उस जीडीपी का क्या सभी व्यक्तियों तक समान उसको वो इनकम बट रही है, क्या सबको अच्छी स्वास्थ्य मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, ये चीज देखना जरूरी है। हाँ, उस विकास में इस जीडीपी इंक्रीज का भी रोल है, यानी विकास में वृद्धि जुड़ी हुई है। जो दूसरा सवाल है, एक दूसरे के साथ चलता ही है तो ठीक बात है, लेकिन वृद्धि और विकास एक ही अर्थ है, ये ठीक बात नहीं है। और कैसे ये अंतर है, ये पूरे चैप्टर में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम वृद्धि और विकास का तुलना करना चाहिए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ का क्या कंसेप्ट है। तो वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग हैं या दोनों परिवर्तन के सूचक हैं। क्या है ये, इंडेक्स ऑफ चेंज। परिवर्तन के सूचक का मतलब क्या है, विकास भी बताएगा कि कुछ परिवर्तन हुआ है, वृद्धि भी बताएगा कि कुछ परिवर्तन हुआ है। लेकिन हो सकता है, देखिए परिवर्तन का मतलब तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो वृद्धि हो सकता है जीडीपी बढ़ने के बजाय घट भी जाए, लेकिन विकास कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, 2 दिन बाद आप कम पढ़े लिखे हो जाएंगे। आपके पास आज बहुत अच्छा स्किल है, 2 दिन बाद वो स्किल आपका कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो जो विकास है वो हमेशा इंक्रीजिंग होता रहता है, लेकिन जो वृद्धि है वो नीचे भी आ सकती है। देखिए, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक है और मूल्य निरपेक्ष है। मात्रात्मक यानी क्या, वही शब्द आ गया क्वांटिटेटिव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वांटिटेटिव, यानी इसमें किसी न किसी मात्रा की बात की जाएगी। और मूल्य निरपेक्ष यानी कि इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि वैल्यूज क्या है या इसका क्या मूल्य आ रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, एक तरफ चलने वाला नहीं है। यह धनात्मक वृद्धि को और ऋणात्मक ह्रास दोनों को दर्शाता है, यानी वृद्धि पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए जीडीपी जो है, जीडीपी अगर मान लीजिए ये $5 ट्रिलियन डॉलर की हो गई, मान लीजिए $5 ट्रिलियन डॉलर की हो गई। अब हो सकता है कि ये घट के $3 ट्रिलियन डॉलर भी हो जाए, है ना, या हो सकता है ये बढ़ के $7 ट्रिलियन डॉलर भी हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जो वृद्धि है, जो मात्रा की बात है, जो क्वांटिटी की बात है, ये घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। लेकिन विकास में ऐसा नहीं है। विकास क्या है, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, है ना, ये क्वालिटी की बताता है। और जो मूल्य सापेक्ष होता है, यानी कि ये आगे बढ़ता रहता है। विकास वृद्धि से संबंध रखता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। डेवलपमेंट और ग्रोथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये तो बात मानी जाएगी, क्योंकि देखिए जब तक वृद्धि नहीं होगी तब तक विकास नहीं आप कर सकते। आप क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव का महत्व तो खत्म कर नहीं सकते हैं। भाई कोई व्यक्ति है, उसकी अगर हाइट ना बढ़े तो बाकी ओवरऑल विकास होता चला जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं है, हाइट भी बढ़नी जरूरी है। तो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के से अलग है, एक दूसरे के साथ नहीं है, मतलब एक दूसरे के समान नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये एक बेहतर अंतर है। विकास तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि वृद्धि ना हो। विकास सकारात्मक वृद्धि का परिणाम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो पॉजिटिव ग्रोथ होता है उसी का परिणाम क्या होता है, डेवलपमेंट होता है।
विकास गुणवत्ता में सकारात्मकता का द्योतक है, अर्थात विकास सकारात्मक वृद्धि के साथ होगा। विकास कब होगा? अगर पॉजिटिव ग्रोथ होता रहेगा तो विकास होगा, वरना विकास नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो विकास गुणवत्ता में सकारात्मक का द्योतक है और विकास सकारात्मक वृद्धि के साथ होगा। ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जब भी वृद्धि यानी जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो विकास तेजी से होता है। अब एक तरफ जो है देश की जीडीपी घट रही है, देश की इनकम ही घट रही है, और आप सोचे कि केवल हम क्वालिटी इंप्रूव कर लें देश की, तो ऐसा हो नहीं पाएगा, है ना। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि हम मानव विकास का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमारे सामने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई ये जो विकास की अवधारणा की बात की जा रही है, इसका उदय कहां से हुआ। देखिए, एक बात आप ध्यान रखिए कि सन 1970-80 तक दुनिया में केवल वृद्धि की बात चलती थी, आर्थिक वृद्धि की बात चलती थी, और खास करके आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास की बात मैं कर रहा हूं, मानव विकास तो बाद में जन्म लेता है। और वहां यह देखा जा रहा था कि जिस देश में ज्यादा आर्थिक वृद्धि यानी कि वहां की जीडीपी, वहां की पर कैपिटा इनकम, ये जहां पर ज्यादा दिखाई दे रही थी, उसी को ज्यादा विकसित माना जा रहा था। यानी आप कह सकते हैं कि मात्रात्मक वृद्धि को ही ज्यादातर प्रिविलेज दिया जा रहा था। क्वालिटेटिव या गुणात्मक चेंजेस को कोई बात नहीं करता था, और सबको लगता था कि अगर देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो उस देश का उतना ही विकास हो रहा है। इस चक्कर में हुआ क्या? इस चक्कर में ज्यादातर देशों में, खासकर विकासशील देशों में, और जो बाद में आजाद हुए देश थे, वहां पर एक भारी चीज दिखाई दी, और वो दिखाई दी असमानता। क्या दिखाई पड़ी? असमानता। अच्छा, जिसको कहते हैं इनइक्वालिटी। अब ये असमानता किस रूप में दिखाई पड़ रही थी? सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। मतलब ये हो रहा था कि अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही थी, पर उस अर्थव्यवस्था के जो संसाधन थे वो सब तक नहीं पहुंच रहे थे। आगे जब मैं मानव विकास के कुछ आपको आयाम दिखाऊंगा तो वहां आपको दिखाई पड़ेगा कि वहां पर एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से दिखाई पड़ेगी, और वो क्या थी? वो है कि कैसे रिसोर्सेज तक, संसाधनों तक सबको पहुंचाया जाए। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो दिखाई दे रही थी वो असमानता दिखाई दे रही थी, यानी कि इनइक्वालिटी दिखाई दे रही थी। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। तो अब धीरे धीरे इस बात पर विचार होने लगा कि भाई हम आर्थिक विकास को लेकर आगे चल रहे हैं, क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन क्या क्वालिटी की भी बात होनी चाहिए? तब धीरे धीरे 1990 आते आते कुछ महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री जैसे पाकिस्तान के महबूब उल हक, भारत के अमर्त्य सेन जैसे लोगों ने इस पर बहस छेड़ी, और धीरे धीरे ये दिखाई पड़ा कि नहीं, मानव विकास को केवल हम मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक परिवर्तन के साथ भी देखना जरूरी समझते हैं। पहले किसी देश के विकास स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था, और यह सोचा जाता था कि जो देश अर्थव्यवस्था में जितना ऊंचा होगा वह उतना ही अधिक विकसित होगा। बिल्कुल ठीक बात, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि पहले क्या देखा जा रहा था कि लोगों को लग रहा था भाई जितना ऊंचा हो जाएगा अर्थव्यवस्था में उतना ही वो विकसित होगा, पर ऐसा है नहीं। इसकी समझ बदली गई। लेकिन किसी देश की ऊंची अर्थव्यवस्था केवल उत्पादन से संबंधित होती है, न कि लोगों के जीवन स्तर से। ऊंची अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? जीडीपी। अब जीडीपी निकाली कैसे जाती है? जीडीपी में देखा जाता है कि एक निश्चित समय के अंदर कितनी वस्तुएं और सेवाओं का हमने उत्पादन किया, उसकी जो बाजार वैल्यू होती है वो जीडीपी कहलाती है। अब आप कितना भी उत्पादन कर लीजिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बाकी लोगों की इनकम को बढ़ा देंगे, या बाकी लोगों की जो असमानताएं हैं या जीवन में जो चुनौतियां हैं उसको आप घटा रहे हैं। तो केवल जीडीपी को अगर देखकर आप ये तय करेंगे कि वहां विकास हुआ है कि नहीं, तो इससे आप मात खा जाएंगे। इसलिए जो बेसिक जरूरतें हैं, जो बेसिक एमिनिटीज हैं, वो प्रोवाइड करनी बहुत जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली, पानी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए फिर क्या हुआ, इस बात पर बहस छेड़नी शुरू हुई कि नहीं, केवल ऊंची अर्थव्यवस्थाओं को हम जीडीपी के साथ मापकर नहीं देख सकते, हमें मानव के जो दैनिक जीवन के विकास हैं उन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, यानी गुणात्मक परिवर्तन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जीवन के स्तर में क्या सुधार हो रहा है इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो देश की ऊंची अर्थव्यवस्था है वो केवल उत्पादन से संबंधित होती है, लोगों के जीवन स्तर से संबंधित नहीं होती है। वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन से कोई मतलब नहीं था। लोगों के जीवन की गुणवत्ता और सुविधाओं, अक्सर स्वतंत्रताओं का भोग भी विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोग कितने स्वतंत्र हैं, लोग कितने फ्री महसूस कर रहे हैं, ये भी विकास का क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है जिसको देखकर हमें चलना चाहिए। अब आता है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये अवधारणा का प्रतिपादन कैसे हुआ। तो देखिए, मानव विकास की अवधारणा के संबंध में 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के आरंभ में दो दक्षिण एशियाई, साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक जो पाकिस्तान के थे, जिनकी इमेज आप देख रहे हैं, और अमर्त्य सेन भारत ने महत्वपूर्ण कार्य किया था। मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादन का श्रेय महबूब उल हक को है। महबूब उल हक ने इसका वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट बात है,
लोगों के विकल्पों में वृद्धि के साथ साथ उनके जीवन स्तर को सुधारे। तो उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया कि जो लोगों के जीवन के ऑप्शंस हैं, जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, इसको आप क्या करिए, विस्तृत करिए। लोग एक ही क्षेत्र में काम करने को मजबूर ना हो, लोग एक ही जैसा जीवन स्तर से जीवन जीने के लिए मजबूर ना हो। हमको इसको क्या करना पड़ेगा, लाइफ की क्वालिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और इस पर जब महबूबुल हक ने बात छेड़ी तो फिर यूएनडीपी तक बात पहुंची और उसमें एक नया कंसेप्ट जोड़ने को मिला। इस अवधारणा में उन्होंने मनुष्य को सभी प्रकार के केंद्र में माना, यानी उन्होंने ये कहा कि जो सेंट्रल पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु है हर जगह का, वो मनुष्य होना चाहिए। यानी आप कोई नीति बनाएं, कोई भी कदम उठाएं, उसमें जो मनुष्य की भलाई है उसका ध्यान आपको जरूर रखना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप हर चीज का, अपने जीडीपी का ध्यान रखें, अपने अर्थव्यवस्था का ध्यान रखें और मनुष्य के जीवन का जो स्तर है वो लगातार गिरता जाए। महात्मा गांधी का एक बड़ा फेमस कोट है, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कंसेप्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी ने कहा कि आप जो भी नीतियां बनाएं, इस बात का ध्यान रखें कि क्या आपके इस कदम से लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति या समाज में पड़े अंतिम व्यक्ति को कोई लाभ हो रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा जब भी आपको यह जांचना हो कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, तो आप इस तरह इसको जांच सकते हैं। तो महबूबुल हक ने कहा कि भाई आप जो भी काम करिए, मानव को केंद्र बिंदु मानिए। इसका मतलब यह था कि आप मानव के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए कदम उठाइए, आप अर्थव्यवस्था को केवल ध्यान में रखते हुए कदम मत उठाइए। ये विकल्प परिवर्तनशील है, यानी जो भी उनके विकल्प मानव के लिए बनेंगे वो चेंज होते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति एक ही काम करता रहे। विकास का मुख्य उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिससे लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। सार्थक जीवन का मतलब क्या है? सार्थक जीवन का मतलब यह है कि आप जीवन में आए हैं तो कुछ प्रोडक्टिव करके जाएं, कुछ उत्पादक करके जाएं। ऐसा ना कि आप बस जिए चले गए, अब बदहाली में जिए और मर गए। तो उनका मतलब यह था कि ये जो मानव का जीवन स्तर जो नीचे के तबके में पड़ा हुआ है, जहां ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना नए विकल्प है, ना नए अवसर हैं, उनको विकसित करिए और उनके लिए एक जीवन सार्थक बनाइए। उनको लगे कि हम जी रहे हैं तो उसका कुछ अर्थ है, हम किसी उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं और किसी उद्देश्य की प्राप्ति उनको होनी चाहिए, उसके लिए विकल्प तैयार करना। यह महबूबुल हक ने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था। अब देखिए कुछ मैंने पॉइंट इंपॉर्टेंट डाले हैं कि महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ये आपस में मित्र थे और उन दोनों ने एक साथ मिलकर मानव विकास के पर काम किया था। महबूबुल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया, जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये लगातार हर साल आता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि पूरी दुनिया मानव विकास के सूचकांक में किस नंबर पर खड़ी है, उसका एक रैंक या बनाया जाता है, क्रम बनाया जाता है। और इसको किसने स्वीकारा? इसको यूएनडीपी ने स्वीकारा है। उन्होंने विकास को लोगों के विकल्पों की वृद्धि से माना, जिससे वह दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन भी जी सके, अर्थात जीवन प्रत्याशा अधिक हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, यानी जीवन आप कितने साल तक जी सकते हैं, इसमें भी वृद्धि करने का प्रयास हो। यानी ऐसा ना, आपको मैंने जब जनसंख्या वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां जन्म दर बहुत ज्यादा है लेकिन अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, तो मृत्यु दर भी ज्यादा है, तो जीवन की प्रत्याशा कम है। जैसे जैसे आयु बढ़ रही है लोग मरते जा रहे हैं। तो उन्होंने इन सारी चीजों में सुधार की बात या सुधार की गुंजाइश की बात की थी। अब ये देखिए अमर्त्य सेन है, ये भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है अर्थशास्त्र में। 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको कहते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब यही संस्था क्या करती है, ये मानव विकास सूचकांक को छापती है लगातार। तो 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने प्रतिवर्ष विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किया, जो वर्तमान में भी जारी है। डॉक्टर हक ने सा का उदाहरण देते हुए बताया कि आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हो और पूछते हो, मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूं जो कभी नहीं पूछता यो क्यों नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि भाई आज आप जो देख रहे हैं उसको पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जो नहीं है उस पर तो पूछिए। अगर जीवन स्तर खराब है, अगर सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं, तो इस पर भी पूछना जरूरी है कि ये मानव विकास क्यों रुका हुआ है। आप जीडीपी देखकर खुश हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्होंने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा। बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि जो हमारा फ्रीडम है ये जब इंक्रीज होगा तो हम असली रूप से विकास को देख सकते हैं, और जो विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रवासी माध्यम है, उनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करना है। तो अब देखिए, अगर आप महबूबुल हक और अमर्त्य सेन को अलग अलग विकास के एक दो महत्वपूर्ण बिंदु देखें, मतलब अगर आप ये सोचना चाहें कि महबूबुल हक, ठीक है, महबूब उल हक, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कहा, आपको आंसर लिखने के लिए पॉइंट्स पकड़ने जरूरी हैं। तो उन्होंने क्या कहा, विकल्पों का विस्तार, विकल्पों का विस्तार। और वही बात अगर आप अमर्त्य सेन की देखें
अमर्त्य सेन की अगर आप देखें तो उन्होंने क्या बोला कि सबसे महत्वपूर्ण बात पे चर्चा की तो स्वतंत्रता। ठीक है, ये दो बात आप ध्यान रखिएगा। तो एक ने किस चीज की बात की, एक ने बात की है विकल्पों के विस्तार पर और एक ने बात की है स्वतंत्रता पर, और इन्हीं दो बिंदुओं को लेकर उन्होंने मानव विकास की बात की है। हालांकि महबूबुल हक ने केवल विस्तार नहीं, बाद में जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य की भी चर्चा की है, लेकिन ये दो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहा सार्थक जीवन का कोई उद्देश्य भी होना चाहिए, अभी मैं उसकी चर्चा कर रहा था। उन्होंने कहा कि आप जीवन जी रहे हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव हो कि आप क्यों जी रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, अर्थात लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकें। विवेक मतलब रैशनैलिटी, क्या सही है क्या गलत है। अतः दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान प्राप्त करना और जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो लगभग 3-4 चीजें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। एक तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और आप कह सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य या सार्थक जीवन। ये दोनों महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों के पूरी बातों से आप ये 3-4 चीजें निकाल सकते हैं कि वो चाह रहे हैं कि किस तरह का मानव विकास होना चाहिए और मानव विकास के क्या महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होने चाहिए जिससे मानव विकास को हम सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। मानव को अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता एवं स्वतंत्रता होनी चाहिए। आधारभूत यानी बेसिक उनके ऑप्शंस क्या है वो खुद तय करें, आप मत बताएं कि कोई क्या काम करेगा। अब देखिए उसके लिए क्या हमको दूर करनी पड़ेगी, अज्ञानता, भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, ऐसे कारण हैं जिनसे मानव दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा एवं शिष्ट जीवन जीने के साधनों तक न पहुंच पाए। तो इन चीजों को हमें दूर करना है मानव विकास के लिए। अज्ञानता दूर करनी है, भौतिक निर्धनता यानी जो भी चीजों की जरूरत है वो न पाया जाना, सामाजिक भेदभाव, इससे क्या होता है मनुष्य बहुत दिनों तक स्वतंत्र और दीर्घ जीवन नहीं जी पाता, जो एक बहुत बड़े समस्या का कारण बनती है। ठीक, अब देखिए, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट तक हम पहुंचते हैं, यानी जब प्रतिपादन आपने देख लिया कि मानव विकास का प्रतिपादन कैसे हुआ, मानव विकास के जो पूरा कंसेप्ट है वो आया कहां से, तो उसमें दो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों की हमने चर्चा की। अब हम पहुंचते हैं उस महत्वपूर्ण बिंदु पर जहां हम देखेंगे कि ये मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से बनाए गए हैं, वो 4 संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं जिस पर पूरा मानव विकास निर्भर करता है। यानी मानव विकास कैसे होगा, मानव विकास होने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें की जरूरत है, वो 4 चीजें हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले उसमें आती है समता, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी। ठीक, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आती है सतत पोषणीयता, जिसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर 1-1 घंटे का अलग वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन आप इसको आराम से थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करें। उत्पादकता जिसको कहेंगे प्रोडक्टिविटी, और सशक्तिकरण जिसको क्या बोलेंगे, एम्पावरमेंट। ठीक है जी, अच्छा अब देखिए, इक्वालिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट, ये 4 महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं जिस पर मानव विकास निर्भर करता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या इन चारों को मिला के मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। देखिए, मानव विकास सूचकांक का जो मापन है उसकी अलग विधि है, लेकिन उसके कोर में, उसके बैकग्राउंड में ये 4 चीजें रहती हैं जिनसे मानव विकास संभव हो सकता है। समता की अगर बात करें, इक्वालिटी की अगर बात करें, तो आपको पता है कि आपके भारत के संविधान में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अनुच्छेद 14 से 18 को समता, राइट टू इक्वालिटी में रखा गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। और यह समता कई तरह की जरूरतों को पूरा करता है। सामाजिक समता भी होनी चाहिए, यानी सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, समाज में आपसे भेदभाव ना हो, आपको समान अवसर मिलने चाहिए, है ना। तो आर्थिक समता मिलनी चाहिए, यानी आपको भी पैसे रुपए कमाने का वही इक्वल राइट मिलना चाहिए। राजनीतिक समता, यानी आप चुनाव लड़ सकें, वोट डाल सकें, सरकार में भागीदारी कर सकें। यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक हर तरह की समता की बात जब तक नहीं होगी तब तक मानव विकास संभव नहीं है। और मानव विकास की जब बातचीत चल रही है तो संपूर्ण मानव की चल रही है। ऐसा नहीं कि आप किसी एक प्रतीक, एक विशिष्ट वर्ग में अगर आपको दिखाई देगा कि ये सारी चीजें ठीक है तो आप ठीक मान लेंगे। मानव विकास यानी हर व्यक्ति को, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, स्त्री पुरुष के भेदभाव के बिना, जाति के भेदभाव के बिना, धर्म के भेदभाव के बिना, सबको समान अवसर मिले, संसाधनों में भी समान वितरण सबको दिखाई पड़े। अगर कोई रिसोर्सेज हैं तो समान रूप से उसका वितरण होना चाहिए।
सतत पोषणीयता बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज अगर आप किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज की पीढ़ी अगर संसाधनों का प्रयोग कर रही है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन मौजूद होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आज आप पूरे संसाधनों को खत्म कर दें और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ संसाधन इस्तेमाल करने के लिए बचा ही ना हो। यह भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जैसे मान लीजिए आप आज विकास करना चाहते हैं, आपने सारे वृक्षों को काट दिया, वनों को काट दिया और तेजी से आप क्या कर रहे हैं? औद्योगिकरण कर रहे हैं। मगर आप ये भी तो देखिए कि आने वाली जनरेशन को जब ऑक्सीजन चाहिए तो कहां से मिलेगा? आने वाली जनरेशन को लकड़ी चाहिए, वो कहां से मिलेगा? और फिर आज ग्लोबल वार्मिंग करके आप ऐसा बैलेंस बिगाड़ देंगे पूरी पृथ्वी का कि आने वाले लोगों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। तो सतत पोषणीयता का मतलब होता है कि डेवलपिंग द नेशन और द कंट्री और द इकोनॉमी विदाउट हार्मिंग एंड अफेक्टिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आने वाली जनरेशन की पॉसिबिलिटीज को बिना नुकसान पहुंचाए जब आप अपना विकास करते हैं तो वो सतत पोषणीयता होती है। इसमें आज की जनरेशन, अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, आज आप बड़े हैं, एक जनरेशन आगे वाली आपसे 5 साल की है, आप उसको शिक्षा ही नहीं देंगे, तो अब क्या करना है? आप आगे वाली जनरेशन की संभावनाओं को आप खत्म कर रहे हैं। उसके बाद की जो जनरेशन है उसको वो पढ़ा नहीं पाएगी, वो खुद गरीब हो जाएगी। तो अगली जनरेशन का आपने फ्यूचर तबाह कर दिया। उसको आप शिक्षा दीजिए, उसको स्वास्थ्य दीजिए, उसको अच्छा क्लाइमेट दीजिए। ये होता है सतत पोषणीयता। उत्पादकता का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करके उसके कार्य क्षमता को बढ़ाना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 1 घंटे में हाथ से कोई काम कर रहा है तो 10 यूनिट बना पा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने उसको कौशल विकास कर दिया, स्किल डेवलपमेंट कर दिया और वो मशीनों का इस्तेमाल करके हो सकता है 20 चीजें बनाने लगे, है ना? तो आप जब किसी व्यक्ति के टैलेंट को, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं तो प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज होती है। सशक्तिकरण जिसको कहते हैं एम्पावरमेंट, इसका कुल मतलब ये हो जाता है कि आप जो भी व्यक्ति जो चीज जीवन में अचीव करना चाह रहा है, उसके सामने जो बाधाएं आ रही हैं, उसके क्षेत्र में जो चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों को आप क्या करें? दूर करें, उन चुनौतियों को उससे हटाएं। यह होता है सशक्तिकरण। जैसे महिलाएं हैं, महिला सशक्तिकरण की बार बार बात आती है। इसका मतलब कि जो अधिकार, जो खास करके जो भौतिक रूप से उनको ऑलरेडी मिली हुई है जो प्रिविलेज, उनको भी हम छीनने का प्रयास करते हैं, तो वो ना छीनी जाए और वो नए नए विकल्प तलाश करके जो करना चाहते हैं वो कर ले। इसमें सहायता प्रदान करना, ये इंपावरमेंट कहलाता है। ये केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, ये दबे कुचले लोगों तक, विभिन्न जातियों तक, विभिन्न वर्गों तक ये है। अगर मान लीजिए कोई डिसेबल है या कोई विकलांग है, उसका भी सशक्तिकरण हमें करना है। तो जो भी कमजोर व्यक्ति है उसको पावरफुल बनाना, पॉलिटिकल राइट देके, सामाजिक अधिकार देके और हर तरह की समानता प्रदान करके, वो इंपावरमेंट कहलाती है। और ये 4 तरह की जो महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं, इन्हीं संकल्पनाओं की मदद से क्या होता है? मानव का विकास होता है, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पूरे मानव विकास की प्रक्रिया में। तो आइए अब एक एक करके थोड़ा समझते हैं इन पूरे कंसेप्ट्स को, इन पूरे संकल्पनाओं को। अब देखिए, अगर आप समता की बात करें तो समता का आशय समानता से है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को लिंग, ठीक है, क्या किस किस आधार पर समता मिलनी चाहिए? लिंग, जाति, आय के आधार पर भेदभाव किए बिना उपलब्ध साधनों के प्रयोग की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी जैसे कोई भी साधन देश में उपलब्ध है, इसमें कोई लिंग यानी कि स्त्री पुरुष का भेद किए बिना, किसी तरह के जाति का भेद किए बिना, या वो कितने इनकम का व्यक्ति है, कितनी आय कमा रहा है, इसमें कोई भेद किए बिना सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो चीजों का इस्तेमाल कर सके। भारत में जाति के आधार पर यह भेदभाव अधिक है और इसको खत्म करने का प्रयास होना चाहिए। भारत में तो स्त्रियों के साथ भी भेदभाव किया जाता है, चाहे वो किसी जाति के हों, जिसके कारण वह सामाजिक और आर्थिक शोषण का शिकार होती हैं, शिक्षा तक उनकी पहुंच नगण्य हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये कुल मिला के जब तक आप समानता नहीं देंगे तब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, तो मानव विकास का पूरा सरगर्ना अधूरी रह जाएगी। दूसरा सतत पोषणीयता, जिसकी चर्चा भी हम कर रहे थे, इसका अर्थ निर्वहन से है। निर्वहन यानी जो चलता रहे, है ना? आप पालन पोषण जो कर रहे हैं या जो पूरे प्रकृति को लेके चल रहे हैं, वो हमेशा इसी रूप में, बेहतर रूप में चलता रहे। इसके लिए प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आने वाली पीढ़ी को वो ना मिले जो आपको मिल रहा है। पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वर्तमान पीढ़ी उनका दुरुपयोग अपनी आवश्यकताओं के लिए न करे, परंतु वर्तमान पीढ़ी उनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं के लिए करे, परंतु भविष्य के लिए वह सुरक्षित रहे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब कुल ये होता है कि आज की जो प्रेजेंट हमारी जनरेशन है, वो किसी भी संसाधन का, चाहे वो क्या है, पर्यावरण की है या वित्त की यानी पैसे रुपए से है, या मानो कोई भी संसाधन हो, वो इस्तेमाल तो करे, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बनी रहे, उचित बनी रहे, ये नहीं कि उसको खत्म कर दिया जाए। यदि इन संसाधनों का दुरुपयोग होगा तो भावी पीढ़ी के लिए नुकसान होगा। जाहिर सी बात है, अगर आज आप उसका मिसयूज करेंगे तो आने वाली जनरेशन में वो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट है उत्पादकता, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है,
इसका क्या मतलब है? अब देखिए, आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि अगर उत्पादकता बढ़ेगी तो जो चलने वाले व्यक्ति है उड़ने भी लगेंगे। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आप इंकरेजमेंट करिए, यानी उनको प्रोत्साहित करिए, उनको ट्रेन करिए, उनको ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर देखकर डेवलप करिए, उनकी आप उत्तरदायित्व निर्भर करिए, मतलब कि फिक्स करिए उत्तरदायित्व जो है, अकाउंटेबिलिटी, और तकनीक का सहायता उसमें लीजिए। इन चीजों का इस्तेमाल करके हम किसी व्यक्ति का क्या कर सकते हैं? उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और वो पहले से बेहतर परफॉर्म करने लगेगा। इसका अर्थ है कि मानव कार्य के संबंध में उत्पादकता ही लोगों को क्षमताओं के अनुसार निर्माण कार्य करने, उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। यानी मानव कार्य के संबंध से इसका सीधा मतलब है, और इसका मतलब यह है कि उत्पादकता के जरिए आप लोगों की क्षमताएं बढ़ाइए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोटेंशियल, और पोटेंशियल करके फिर निर्माण कार्य और तेजी से कर सकता है और बेहतर रिजल्ट आपको दे सकता है। क्योंकि इन मानवीय उत्पादक कार्यों से राष्ट्र की संपत्ति बढ़ेगी। उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि उनकी कार्य क्षमता यानी वर्किंग एफिशिएंसी या वर्किंग जो कह सकते हैं उनकी पोटेंशियल है उसको हम डेवलप कर सकें। तो यहां कुल मिला के मतलब क्या है? अच्छी चिकित्सा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। क्लास 12th के ही जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होंगे उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें ये सारी चीजें आपको भी देखने के लिए मिलती हैं। तो ये उत्पादकता एक महत्वपूर्ण संकल्पना बनती है। ठीक है, इसके बाद सशक्तिकरण, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे कि अपने विकल्प चुनने के लिए मानव को सशक्त होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति क्या करना चाह रहा है ये वो खुद डिसाइड करे, कोई उस पर थोपा ना जाए। कम से कम इतनी फ्रीडम उसको होनी चाहिए, इतनी इंपावरमेंट या इतना इंकरेजमेंट उसको होना चाहिए कि वो जो भी निर्णय जीवन में लेना चाहे उसमें कोई बाधा ना बने और वो आसानी से अपने विकल्पों को चुन सके। सशक्तिकरण स्वतंत्रता एवं क्षमता से आती है। जाहिर सी बात है, अगर आपको फ्रीडम होगी और आपके पास क्षमता होगी तभी आप सशक्तिकरण कर सकते हैं। सशक्तिकरण के लिए यह आवश्यक है कि सुशासन होना चाहिए एवं नीतियां लोकोन्मुखी हो। यानी जो शासन व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत बेहतर चल रही हो और लोकोन्मुखी यानी लोगों को ऊंचा उठाने के ध्येय से चल रही हो। ऐसा ना हो कि लोगों के हित में नीतियां ना हो और एक तरफा नीति बन रही हो जिससे किसी दबे वर्ग को या कि जो कमजोर वर्ग है वो उठ ना पाए, इंकरेज ना हो पाए, तो वहां सशक्तिकरण नहीं होगा। यानी इसलिए आप देखिए कि हमेशा गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे नारी सशक्तिकरण के लिए बेटी पढ़ाओ की स्कीम लाके चल रही है ना, जिससे क्या हो सकता है कि हम वुमेन या गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को कर सकें, इंक्रीज कर सकें, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को सुरक्षित कर सकें, है ना। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्रयास करती है कि सशक्तिकरण इंपावरमेंट कर सके। अब देखिए, अब उपागम की चर्चा करते हैं कि जो मानव विकास को अध्ययन करने के अलग अलग अप्रोच, उपागम किसको कहते हैं? अप्रोच। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अप्रोच का मतलब है कि किन किन तरीकों से एक्चुअली में आप मानव विकास को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। अब देखिए, एक चीज आप ध्यान रखिए कि मानव विकास सूचकांक का ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें उसमें दिखाई नहीं पड़ेंगी आपको इसी नाम से, कल्याण, आय, लेकिन वो सूचकांक तैयार करते समय यहां से चीजों को निकाला जाता है। ठीक, जैसे आय उपागम की अगर बात करें तो उस सूचकांक में पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम की बात की जाती है, कल्याण में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाती है ना। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी कि ये 4 वो अप्रोचेज हैं जिन अप्रोचों का इस्तेमाल करके आप मानव विकास सूचकांक या मानव विकास को देख सकते हैं, मानव विकास के बारे में एक राय बना सकते हैं। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले आय उपागम की बात करें। आय उपागम का मतलब यह होता है इनकम से। जाहिर सी बात है, ये सबसे पुराना अप्रोच है मानव विकास को देखने का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सबसे पुराना अप्रोच है, तो इसको आय उपागम में आप ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना उपागम। ठीक है, यानी जब भी मानव विकास की बात पहले की जाती थी तो इसी उपागम का इस्तेमाल किया जाता था कि भाई अगर किसी मनुष्य की या किसी जगह या देश की आय का स्तर बहुत ऊंचा है तो यह मान लिया जाएगा कि वहां मानव विकास बहुत ज्यादा है, और आय अगर कम है तो बहुत कम है। अच्छा, ये बात ठीक है कि मानव विकास के लिए और मानव के गुणात्मक परिवर्तन के लिए, मानव के गुणात्मक विकास के लिए आय एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं होगी तो शायद बाकी की चीजें भी उसके साथ न आ पाए। कल्याण उपागम की बात होती है वेलफेयर से। ये क्या होता है, वेलफेयर की जो बात होती है इसमें होता है कि सबको समान रूप से अवसर प्रदान करते हुए समान वितरण संसाधनों का करके और सबका कल्याण किया जाए। न्यूनतम आवश्यकता यानी कि जो जिसको आप रोटी कपड़ा मकान कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में अच्छा भोजन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, ये सारी जो मिनिमम आवश्यकताएं मनुष्य की हैं वो पूरी होनी चाहिए। और क्षमता उपागम यानी कि कोई व्यक्ति कितना अपनी कार्य क्षमता का विकास कर पा रहा है, अपने पोटेंशियल का कितना विकास कर पा रहा है, इस चीज का अध्ययन करते हुए हम मानव विकास को देखने का प्रयास करते हैं और उसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, आय उपागम को देखते हैं, इनकम अप्रोच को।
इस उपागम में मानव विकास को आय के साथ जोड़ा जाता है, यानी ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि अगर आय अच्छी होगी तो मानव का विकास अच्छा होगा। एक अच्छा जीवन स्तर इसकी माप है तथा इसे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कैपिटा जीडीपी, ठीक, पर कैपिटा जीडीपी क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ जोड़ा जाता है। यानी जो पूरे देश का जीडीपी है उसमें हर व्यक्ति के हिस्से कितना आ रहा है, उसमें कुछ नहीं करते हैं, टोटल जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये देखने का प्रयास किया जाता है कि एक एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी आय आ रही है, कितनी जीडीपी आ रही है, और इसको जोड़ कर देखने का प्रयास किया जाता है। और क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर की जो पोटेंशियल है इसको भी मापा जाता है। आय का स्तर ऊंचा होगा तो मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। कुल मिला के इसी लाइन की बात की जाती है, कुल मिला के इसी लाइन की प्रधानता रहती है कि अगर इनकम का लेवल अच्छा होगा तो मानव विकास भी बेहतर दिखाई पड़ेगा। इस अप्रोच में यह बताने की कोशिश की जाती है। अब आता है कल्याण उपागम। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और मुख्य साधनों पर उच्चतम सरकारी व्यय को बताता है। यानी वो ये बताता है कि सरकार इन बेसिक चीजों के लिए कितना खर्च कर रही है। देखिए, आप ये बात मान के चलिए कि जितनी बेहतर सरकारें हैं, या जो आप कह सकते हैं आज की दुनिया में गवर्नमेंट है खास करके, वो अपने आप को वेलफेयर स्टेट बताती हैं। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कल्याणकारी राज्य, जहां पर ये बेहतर सुविधाएं या बेसिक सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो शिक्षा देगी, स्वास्थ्य देगी, सामाजिक सुरक्षा देगी, और जो जरूरी साधनों हैं उस पर कितना व्यय करना चाह रही है। सरकार कल्याण पर जितना अधिक व्यय करेगी, मानव विकास का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि भाई अगर आप मानव विकास कैसे कर रहे हैं, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, वो इस तरह कर रहे हैं कि आप ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के जीवन की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए। वो अच्छी चिकित्सा पाएगा तो अच्छे मजबूती से रहेगा तो अच्छा प्रोडक्टिविटी करेगा, अच्छा स्किल डेवलपमेंट होगा तो अच्छा काम करेगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सरकार इन वेलफेयर एक्टिविटीज पर, कल्याण पर जितना ज्यादा खर्च करेगी उतना ज्यादा उसको बेहतर क्या होगा, मानव विकास देखने के लिए मिलेगा। अब आधारभूत में भी वही बेसिक चीजें आती हैं, जिसमें स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, स्वच्छता, जलापूर्ति यानी कि वाटर सैनिटेशन और वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर रीच जो सब तक है वो पहुंच सके। और गवर्नमेंट कई तरह की पॉलिसीज भी चलाती है, नल जल योजना, अटल भूजल योजना, आपने कई ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है, सुना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिससे सबको आवास दिया जा सके। इसमें मानव की मूलभूत आवश्यकताओं पर जोर दिया जाता है। तो एक ये भी अप्रोच है मानव विकास को देखने का, मानव विकास को सुनिश्चित करने का। और लास्ट में आता है क्षमता उपागम। यह उपागम किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अमर्त्य सेन ने, भारत के जो अमर्त्य सेन है अर्थशास्त्री, उन्होंने जब मानव विकास की बात की तो उन्होंने क्षमता की बात की, और उन्होंने इसमें स्वतंत्रता की बात की कि लोगों को अपनी क्षमता को बढ़ाने का भी स्वतंत्रता होना चाहिए, विकल्पों को चुनने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अंतर्गत मानवीय क्षमताओं की पहुंच संसाधनों तक मानी गई है। इसमें यह कहा गया है कि जो रिसोर्सेज हैं वहां तक कम से कम लोग अपनी ऐसी क्षमता बनाएं कि पहुंच सकें। जैसे मान लीजिए अगर आय है, या आप कह सकते हैं कि इनकम है, तो इनकम अर्न कर सकें, इस तरह की क्षमता आप डेवलप करिए। नए नए विकल्प तलाश कर सकें, उन विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता हो, और उन विकल्पों के लायक बनने की स्वतंत्रता जो है, अपने क्षमता का विकास करने की स्वतंत्रता, वो मिलनी चाहिए। यह बढ़ते हुए मानव विकास की कुंजी है। तो जितना क्षमता हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल जितनी हम बेहतर बनाएंगे, उतना मानव विकास अच्छा देखने को मिलेगा। हमने कंसेप्ट वीडियोस में बहुत डिटेल में देखा, आप उसको जरूर कर लीजिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज में हम पहुंच रहे हैं, और वो फेज है मानव विकास का मापन। यानी आप ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मापेंगे। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, आपको पता है स्टूडेंट्स की हर साल जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1990 के बाद हर साल वो एक मानव विकास सूचकांक जारी करती है। और उन्होंने कुछ 3-4 चीजों को एक साथ लिया हुआ है, और इन 3-4 चीजों के आधार पर एक मार्किंग की जाती है, और उसी मार्किंग के आधार पर फिर क्या होता है, वो क्रम बनाया जाता है। उस क्रम में कुछ लोग बहुत उच्च स्तर का नंबर पाते हैं, कुछ लोग नीचे के स्तर के नंबर पाते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे और रैंकिंग बना दी जाती है। अब इसका मापन करने के लिए 3-4 चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। मानव विकास सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जिसका उपयोग देश के मानव विकास के आधार पर आयाम के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। वेरी इंपॉर्टेंट, जितना अच्छा सूचकांक रहेगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, यहां लिखा हुआ देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये इंडेक्स ये बताता है कि कोई देश क्या है, डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है कि अंडर डेवलप्ड है। इसमें देश का क्रम निश्चित किया जाता है, एक रैंकिंग दी जाती है। इस सूचकांक के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर देश का क्रम निर्धारित किया जाता है। स्वास्थ्य में यह देखा जाता है कि जन्म में जीवन प्रत्याशा दर कितनी है, कितने साल तक जीने की उम्मीद है।
जब शिक्षा पे आते हैं तो दो चीजें देखी जाती हैं, एक तो कितनी शिक्षा का दर है और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, कितना नया नामांकन हो रहा है, इसका जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो भी देखा जाता है। दो चीजें देखी जाती हैं। संसाधन में देखा जाता है पर हेड जीएनआई, पर हेड जीडीपी कितनी है, कितना इनकम पर लोगों तक है, ये 3-4 चीजों को मिला के, एक स्वास्थ्य वाला चीज और 2 शिक्षा वाली और 1 जीडीपी वाली चीज को मिला के 4 चीजों को देखते हुए, 4 आयामों को देखते हुए ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। अभी मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूं। अब जब ये इंडेक्स बनाया जाता है तो ये 0 से 1 तक उसमें मार्किंग की जाती है, स्कोर दिया जाता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए जीवन प्रत्याशा से है। जब हम उसमें स्वास्थ्य को देखते हैं तो उसमें जीवन प्रत्याशा की दर देखी जाती है। उच्च जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोग अधिक आयु और अधिक स्वस्थ जीवन जीते हैं। साक्षरता दर ज्ञान तक पहुंचने का सूचक है। लिख पढ़ सकने वाले वयस्कों की संख्या तथा स्कूल के नामांकित बच्चों की संख्या बताती है। ये 2 चीजें वहां देखी जाती है कि स्वास्थ्य में क्या देख लिया गया, जीवन प्रत्याशा। शिक्षा में एक तो कितने वयस्क लिख पढ़ सकते हैं और जो स्कूल में नामांकन हो रहा है नए बच्चों की, उनकी संख्या। संसाधन तक पहुंचने का अर्थ है क्रय शक्ति से लगाया जाता है या अमेरिकी डॉलर में मापी जाती है। क्रय शक्ति मतलब आपकी कितनी इनकम है, कितना परचेसिंग पावर है। तो ये जीवन प्रत्याशा, 2 चीजें यहां और एक ये, 4 चीजों को मिला के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने का प्रयास किया जाता है। अब आइए इसको बहुत डिटेल में समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये पूरा कैसे काम करती है। पहले मैं आपको यहां डिटेल बता देता हूं, फिर एक आपको शॉर्ट में भी समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, यूएनडीपी ने जो मानव विकास कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन्होंने क्या कर रखा है, ये 4 चीजें ले रखी हैं। एक जीवन दर, जीवन प्रत्याशा, एक बालिग साक्षरता दर, कुल नामांकन अनुपात और चौथा ले रखा है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो यूएस डॉलर में है। इन चारों सूचकों पर इन्होंने ये अधिकतम और न्यूनतम पॉइंट दे रखे हैं। ध्यान से समझिए, उन्होंने बोला कि किसी भी देश को हम जीवन प्रत्याशा के हिसाब से मैक्सिमम 85 मार्क्स देंगे और मिनिमम 25 मार्क्स देंगे। ठीक। एडल्ट लिटरेसी रेट में हम 100 मार्क्स मैक्सिमम देंगे, 0 मार्क्स मिनिमम देंगे। जो कुल नामांकन अनुपात है, इनरोलमेंट रेशियो, उसमें मैक्सिमम 100 मार्क्स देंगे, मिनिमम 0 मार्क्स देंगे। और जो सकल पर हेड जीडीपी वाली बात है, सकल प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, इसमें मैक्सिमम 40,000 उसमें मूल्य रहेगा और मिनिमम 100 रहेगा। ये तो बात समझ में आ गई। यानी इसी क्रम के बीच में हम कुछ मार्किंग करेंगे हर देश का, और जो मार्किंग करेंगे उसके बाद एक फॉर्मूले को निकाला जाता है। फॉर्मूले के साथ फिर क्या आता है, कुछ ना कुछ पॉइंट में मार्क्स आते हैं और उसका एवरेज निकाल दिया जाता है। अब देखिए कैसे होता है। अब देखिए, चारों आयाम आपने देख लिए। तो एक तो ये होगा, जैसे मान लीजिए आप पहले आयाम का एग्जांपल ले लीजिए, जीवन प्रत्याशा का ले लीजिए, तो मैक्सिमम 85 है, मिनिमम 25 है ना। एक सेकेंड, हाँ, अब देखिए मैक्सिमम 85 है, मिनिमम 25। अब कैसे निकालते हैं इस चीज को, बहुत आराम से समझिए। मान लीजिए जीवन प्रत्याशा के हिसाब से निकाल लीजिए, एक का समझ लीजिए, फिर आपको सारी चीजें समझ आएंगी कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक। अब देखिए यहां पर क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है, वास्तविक मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य को डिवाइड कर दिया जाता है। यहां देखिए ये जीवन प्रत्याशा वाली काम है। 85, 25 मैक्सिमम और मिनिमम मूल्य है। 85 और 25 कितना है, देखिए मैक्सिमम कितना है 85 यानी अधिकतम, मिनिमम कितना है 25। अब अगर यहां से हमको मानव विकास सूचकांक निकालना है केवल जीवन प्रत्याशा वाला, तो क्या फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, एक, अच्छा ये मैक्सिमम मिनिमम है और एक्चुअल यानी वास्तविक कितना नंबर मिल रहा है। तो मान लीजिए कोई देश है, उसको मिल गया 40 मिल गया मान लीजिए, ठीक है, मिनिमम 25 है, मैक्सिमम 85, उसको 40 मिल गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्चुअल यानी वास्तविक माइनस क्या फॉर्मूला था, मिनिमम। देखिए ये फॉर्मूला है ना, वास्तविक माइनस न्यूनतम मूल्य। ठीक, तो माइनस न्यूनतम डिवाइडेड बाई अधिकतम माइनस न्यूनतम। ठीक, माइनस न्यूनतम। ध्यान से समझिए, बहुत आसान है ये। अब वास्तविक इसको कितना नंबर मिला है 40, माइनस कर लीजिए मिनिमम कितना है 25, अब डिवाइड कर दीजिए मैक्सिमम कितना है 85 माइनस मिनिमम कितना है 25। तो कितना आ गया, 40 में से 25 माइनस कर लेंगे तो 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 55, 55 5 60, हाँ तो 50 मान लीजिए 60 और 25 50 60। ठीक है, अब देखिए
अब ये 15/60 जो आ गया, ये बेसिकली क्या हो गया, ये 15/60 जो आया, ये यहां से अब आप डिवाइड करके इस जीवन प्रत्याशा के हिसाब से आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, इन चारों के लिए वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, जो फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, वास्तविक मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, अधिकतम माइनस न्यूनतम मूल्य, इन चारों के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है बारी बारी, किसी भी देश के लिए। और मान लीजिए कि 4 आ गया, मान लीजिए एक जगह 0.5 आ गया, दूसरे का 0.7 आ गया, एक का 0.3 आ गया, एक का 0.4 आ गया, मान लीजिए चारों का ऐसे ऐसे आ गया। फिर इसका एवरेज निकाल दिया जाता है, औसत, चारों का औसत निकाल के जो नंबर आएंगे वही मानव विकास सूचकांक का नंबर उस देश के लिए माना जाएगा। ये चारों चीजों को हर देश को इन चारों पैमानों पे मापा जाता है और वही फॉर्मूला लगा के नापा जाता है, और उसका जब चारों का अलग अलग आता है तो उसका एवरेज निकाल दिया जाता है और फिर एक देश का वो नंबर हो जाता है, और वो नंबर जो है वो 0 से 1 के बीच में आएगा। अब जब 0 से 1 के बीच में आएगा तो जो देश 1 के नजदीक रहेगा, यानी मान लीजिए किसी का 0.97 है, किसी का 0.827 है, किसी का 0.625 है, किसी का 0.521 है ना, किसी का क्या है 0.1 है। तो अब जो यहां नीचे 0 है, तो जो 1 के करीब है ये ज्यादा विकसित माना जाएगा, जिसका नंबर 1 के करीब आएगा वो रैंक में सबसे ऊपर रहेगा, और जो 0 के जितना करीब रहेगा वो नीचे से उतना रहेगा, यानी उतना वहां विकास की वहां उतनी जरूरत है। इसी तरह से 0 और 1 के बीच में निकाला जाता है, और इसी मार्किंग के आधार पर दुनिया में अलग अलग डिवीजन किए जाते हैं। जैसे भारत का अगर आप देखें 2020 के हिसाब से, तो भारत का जो रैंक है 131 है क्रम, इसका नंबर है 0.645, सबसे नंबर 1 पे है नॉर्वे, और इसका लगभग है 0.957 के आसपास, यू कैन चेक द वैल्यू, लेकिन ये नंबर 1 रैंक पर है, और भारत 131 रैंक पर है, उसके ऊपर नामीबिया है। सोचिए नामीबिया जैसे देशों से भी हम नीचे हैं, श्रीलंका से भी नीचे हैं मानव विकास के सूचकांक में। तो ये जो चारों आयाम हैं, इन चारों आयामों के हिसाब से ये कैलकुलेशन करके ये नंबर पाया जाता है, और जो देश 0 के जितना करीब होता है वो उतना ही कम विकसित होता है, जो 1 के जितना करीब होता है उतना ज्यादा विकसित होता है। और ये 4 चीजें वहां पे ध्यान लिखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी 4 चीजें मानव विकास सूचकांक में डाली जाती हैं। तो जन्म दर, जीवन प्रत्याशा, बालिग साक्षरता दर, कुल नामांकन अनुपात, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ये महत्वपूर्ण 4 चीजें हैं। इनके आधार पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है और वो निकालने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब देखिए, जो मैं आपसे बता रहा था कि स्कोर 1 के जितना निकट होगा मानव विकास का स्तर उतना ही बेहतर होगा। गरीबी मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मानव विकास से गरीबी तो जुड़ी हुई है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी बताता है। इसके अंतर्गत 40 वर्ष से कम आयु तक जीवित न रहने वाले लोग, प्रौढ़ निरक्षरता, स्वच्छ जल की कमी और अंडरवेट वाले छोटे बच्चों की संख्या शामिल की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि मानव विकास की जब हम पद्धति को देखते हैं, मानव विकास को जब हम डिस्कस करते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं और उसको सुधार करने की गुंजाइश आती है, और उस पर चर्चा करके उस पर नीति बना के हम सुधार करने की कोशिश करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यदि हम मानव विकास के सूचकांक की अंतरराष्ट्रीय तुलना करें, और 2019 की बातें आए हैं, तो 2019 की यूएनडीपी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि मानव विकास का सूचकांक बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का बेहतर है, बड़े देश का बेहतर नहीं। जैसे भारत से बेहतर श्रीलंका है, नामीबिया है, छोटे देश ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां जनसंख्या थोड़ी कम होती है और स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी चीजों को देना शायद थोड़ा बेहतर है, आसान होता हो। और अगर आप देखें तो मानव विकास के स्तर को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, 0 से लेके 1 तक, अगर आप देखें 0 से और 1 तक अगर आप देखें तो इसमें 4 रैंकिंग आएगी। 0.549 से नीचे जो देश रहेंगे वो सबसे निम्न माने जाएंगे, सबसे लो कैटेगरी के देश माने जाएंगे। जो 0.550 से 0.70 तक हैं वो मध्यम माने जाएंगे, जिसमें अपना प्यारा भारत भी है, मैंने बताया 0.645। जो 0.701 से 799 तक आएंगे, जिनकी रैंकिंग, जिनका मार्क्स, वो उच्च में माने जाएंगे, और जो 0.8 से ऊपर है वो अति उच्च में माने जाएंगे। जिनका नंबर 0.8 से ऊपर है, कनाडा जैसे देश, नॉर्वे जैसे देश, वो अति उच्च मानव विकास के स्तर में माने जाएंगे। तो मानव विकास का जो स्तर है उसके ये 4 भाग डिवाइड किए गए, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। 0.8 से ऊपर अति उच्च, 0.701 से 0.799 तक उच्च, 0.550 से 0.700 तक मध्यम, और 0.549 से जो नीचे हैं, यानी 0.55 से जो नीचे हैं, वो बिल्कुल निम्न माने जाते हैं, जिनका नंबर इतना आता है वो फॉर्मूला लगाने के बाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये मानव विकास से संबंधित जो पूरा हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर था, इसको हमने देखा।
हमने देखा कि कैसे मानव विकास और वृद्धि में एक अंतर है। वृद्धि एक मात्रात्मक बात है और जो विकास है वो एक गुणात्मक बात है। आ रही बात समझ में? जैसे मान लीजिए आप 100 की स्पीड से नहीं 500 की स्पीड से कहीं पहुंच जाइए, तो स्पीड एक मात्रा की बात है, ये वृद्धि की बात है। लेकिन आप बेहतर तरीके से आराम से एंजॉय करते हुए कहीं जा रहे हैं, तो ये क्वालिटी की बात है, विकास की बात है। इन एग्जाम्पल से हमने समझने का प्रयास किया। मानव विकास की संकल्पना कहां से उभरी, कैसे महबूब उल हक जैसे लोगों की उसमें सार्थकता रही, उसमें योगदान रहा, इसकी चर्चा हमने की। इसके साथ अमर्त्य सेन की बात की, मानव विकास के 4 संकल्पनाओं की बात की, उनके स्तंभों की बात की। ठीक है, इसके अलावा मानव विकास सूचकांक जो है उसको कैसे मापा जाता है और यूएनडीपी जैसे संस्था उसको मापती है, इसकी भी चर्चा हमने कर ली थी। तो आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको विधिवत रूप से समझ में आ गया होगा। किसी भी पॉइंट में अगर कहीं आपको कोई शंका या समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की प्लेटफॉर्म तो आप पढ़ ही रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का अपना वेबसाइट भी है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र सारे महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ सकते हैं और इन विषयों का क्रमवार अध्ययन आप कर सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और वॉच नाउ करेंगे तो आपको सीबीएसई और एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा सिलेबस मिलेगा, कवरेज किया हुआ। आपको हर चैप्टर का एनसीईआरटी के हिसाब से छोटे छोटे कंसेप्ट वीडियोस मिलेंगे और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन या वन शॉट रिवीजन में मिल जाएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी स्टेट्स के लिए, सभी स्टेट बोर्ड के लिए जो जरूरी सिलेबस है वो भी सारा वहां पर एक एक क्रम के हिसाब से आपको सिलेबस मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पर कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें बिल्कुल निःशुल्क है, कहीं पैसा भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी 100% मुफ्त शिक्षा का लेकर आया है कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए। आपको एक छोटा सा काम बस कर देना है और वो ये है कि आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और आप भी घर बैठे बेहतर शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान लगाकर पढ़िए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।